Assalamu alaikum. Welcome students. This is first year class and the subject is computer science. Today we are going to start our second chapter, which is information networks, and today is its first lecture, and I am Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science, DPSN College Kasur. In today's lecture, the topics we are going to cover are first of all, because it's a new chapter, we will see its overview, and after that the next topic would be workgroup computing and email and its benefits. Okay, let's start. First, we will see the overview of information networks. Information networks or computer networks, both terms can be used. Here we see the convergence of computing and telecommunication. कन्वर्जेंस इसको हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में करीब कर देना या जोड़ देना। तो कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन की कन्वर्जेंस से जो हमारे पास रिज़ल्ट बनता है, सबसे पहले तो उसमें आता है लोकल एरिया नेटवर्क्स। इसको सिंपली हम लैन भी कहते हैं। ये थोड़ा सा मॉडिफाई होके या मज़ीद फैल के ये कन्वर्ट हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, और सिंपली वी कैन से दैट इट्स मैन। और इससे भी ज़्यादा फैल के ये वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम सिंपली वैन कहते हैं। तो जो सबसे छोटा नेटवर्क आप कह सकते हैं कि किसी घर में या किसी ऑफिस में एक सेपरेट नेटवर्क जो लगाया जाता है, उसको हम सिंपली लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जब अ नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स कंबाइन टुगेदर, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये एक्सपैंड होता जाता है, फैलता जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है इंटरनेट में। इसको हम थोरली आगे स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, इसकी डिटेल देखेंगे। अभी आपको इसके सिर्फ स्टार्ट बताया है कि आप छोटे लेवल पे एक बिल्डिंग में या एक कमरे में, एक होम ऑफिस में या वैसे घर में इस्तेमाल के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जब वो मज़ीद एक्सपैंड कर दिया जाता है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में चेंज हो जाता है, और उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क और अल्टीमेटली इंटरनेट में कन्वर्ट हो जाता है। Originally, research experiments between computer scientists, telecommunication engineers and other researchers. ये जो नेटवर्किंग है, ये ओरिजिनली जब स्टार्ट की गई थी तो उसमें जो कोर डिसीजन था या कोर पर्पस जो था वो ये था कि जो साइंटिस्ट्स हैं या इंजीनियर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, वो अपनी रिसर्च को, अपने वर्क को आपस में कोलैबोरेट कर सकें, तेज़ी से कोलैबोरेट कर सकें और रियल टाइम के अकॉर्डिंगली उनमें प्रोसेसिंग की जा सके। तो उस हिसाब से अगर आप ये पिक्टोरियल व्यू में देखें तो मुख्तलिफ़ तरह के जो नेटवर्क्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, हर डिजिटल डिवाइस जो है, ये सारी अल्टीमेटली मिलके जो है नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाती है। अगर एक छोटे लेवल का होगा तो वो लैन में आएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा, और अगर ये कंट्री वाइड फैल जाए तो उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, और अल्टीमेटली वो इंटरनेट में कन्वर्ट हो जाता है। जी, अभी ओवरव्यू ही चल रहा है जी। इंफॉर्मेशन नेटवर्क सच एज वर्ल्ड वाइड वेब आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरप्ले बिटवीन हेटेरोजेनस कंटेंट एंड कम्प्लेक्स लिंक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड। अब वाइड एरिया नेटवर्क में बताया गया है कि इसकी खसूसियत क्या है। इसमें इंटरप्ले होता है, जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, वर्क करती हैं हेटेरोजीनस कंटेंट की। ज़रूरी नहीं कि वो सेम प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हों, ज़रूरी नहीं कि वो सेम मैन्युफैक्चरर की हों, ज़रूरी नहीं कि वो सेम डिवाइस ही हों। हेटेरोजीनस कंटेंट हो सकता है, और वो कम्प्लेक्स लिंक स्ट्रक्चर के ज़रिए उनको आपस में कनेक्ट करके
उनकी वर्किंग करवाई जाती है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में। लिंक स्ट्रक्चर कैन बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अंडरलाइंग कंटेंट इन द नेटवर्क। अब जो लिंक स्ट्रक्चर है इसमें असल में क्या होता है कि एक पावरफुल सोर्स या एक ज़ख़ीरा मवाद फ़राहम कर दिया जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है, और अंडरलाइन कंटेंट का मतलब है जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जा रही हैं उन पे उसको अवेलेबल किया जाता है। अ नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड एज अ लार्ज सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू विच इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली फ्लोज। तो नेटवर्क को आप सिंपली कह सकते हैं कि ऐसा बड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है कंटिन्यूसली फ़्लो कर रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम यूजुअली हम मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं सब ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के लिए, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंटिन्यूसली ब्लड फ़्लो कर रहा होता है। क्योंकि हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी जो कंटिन्यूस फ़्लो होता है लेकिन वो इंफॉर्मेशन का होता है, और जो नेटवर्क में वो इंफॉर्मेशन जो है वो लगातार फ़्लो कर रही होती है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही। जी, डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रैपिड और स्लो। अब ये जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है या इसकी जो डिफ्यूजन है ये तेज़ भी हो सकती है और आहिस्ता भी हो सकती है। अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो आपकी ब्राउजिंग है वो फ़ास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। फ़ास्ट होगी तो आप कहेंगे कि ये बेनिफिशियल है, और अगर स्लो होगी तो आप कहेंगे कि ये डिज़ास्ट्रस काउंट हो रही है। इसी तरह इन अ पैनिक और फेलियर, अगर इंफॉर्मेशन का फ़्लो स्लो हो गया है या फेल हो गया है, किसी वक्त में फ़्लो बंद हो गया है, इंफॉर्मेशन फ़्लो नहीं कर रही, ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये डिज़ास्ट्रस है। और इन द स्प्रेड ऑफ इनोवेशंस इट इज़ बेनिफिशियल। अगर आपको कंटिन्यूस फ़्लो मिल रहा है इंफॉर्मेशन का, नई नई इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, तो आप उसको बेनिफिशियल काउंट करेंगे। ओवरव्यू इसमें इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का ही चल रहा है अभी। Information networks can be examined from many points of view. The cultural meaning we ascribe to computing and telecommunication, and the central role they play in politics, social interactions and commerce etc. कल्चरल मीनिंग में अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन पॉलिटिक्स में या सोशल इंटरेक्शंस में या कॉमर्स में किस तरह सेंट्रल रोल प्ले कर रही है। जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स यूज़ करते हैं, तो आपको उस सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, सोशल इंटरेक्शंस और कॉमर्स वगैरह की डिटेल आपकी न्यूज़ फीड पे शो होती रहती है, या आप खुद उसको सर्च कर सकते हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाती है। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क में ये पॉइंट ऑफ व्यू शामिल होता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड नेटवर्क्स आर being frequently developed to help small and medium enterprises to communicate about needs, expand their markets, share their resources, knowledge and experience. अब इंफॉर्मेशन बेस्ड नेटवर्क्स जो है वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ में इस्तेमाल हो रहा होता है ताकि वो अपनी ज़रूरियात इनको देख सकें, उसके मतलब कम्युनिकेट कर सकें, मार्केट्स को एक्सपैंड करने के लिए मीटिंग्स कर सकें, या अपने रिसोर्सेज आपस में शेयर कर सकें, नॉलेज और एक्सपीरियंस वगैरह आपस में शेयर कर सकें, ताकि जो मार्केट्स हैं वो एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकें। तो वो अगर आप देखें तो अल्टीमेटली द होल वर्ल्ड जो मार्केट्स हैं या एंटरप्राइजेज़ हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं ताकि वो वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा बेहतर प्रोसेस कर सकें, या अपनी प्रोडक्शन को या अपने जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इंफॉर्मेशन ही है, उसको ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकें और उसका रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जी, और उसके बाद है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का टॉपिक है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कंप्यूटिंग है जिसमें ग्रुप की सूरत में काम किया जाता है। इसमें देखते हैं क्या होता है। हाईली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कंप्यूटिंग इन टुडेज बिजनेस, एकेडमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर। हाईली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का, जिसमें आप आज के दौर में बिज़नेस या तालीम या टेक्नोलॉजी और रिसर्च ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर जो है उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क कर सकते हैं। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना ये एक पर्सन, एक इंडिविजुअल का काम नहीं हो सकता, टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है।
ग्रुप में कंप्यूटिंग करनी पड़ती है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का मकसद ये है कि आप बड़े प्रोसेसेस को स्मॉल पार्ट्स में या उसके वर्किंग को अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उसके अकॉर्डिंगली उसमें वो काम करें, फिर वर्क चलता है। तो इस तरह आप जो है रिज़ल्ट भी अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और आपकी जो मार्केटिंग है वो भी ज़्यादा अच्छी चल जाती है। इंडिविजुअल के लिए ये काम करना पॉसिबल नहीं होता। जी, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज़ आल्सो नोन एज कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। तो कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, चूँकि कोलैबोरेशन इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो मैं आपको भी बता चुका हूँ कि इसमें एज अ टीम जो है वर्क करना पड़ता है। इंडिविजुअल जो है वो रिजल्ट्स जनरेट नहीं कर सकता जो एज अ टीम जनरेट किए जा सकते हैं। enables the individuals and teams of certain projects to use computer networks for the purpose of cooperation, consultation and information sharing। तो इंडिविजुअल्स को, टीम्स को जो किसी ख़ास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग या वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग ये अवेलेबिलिटी देती है, अलाउ करती है कि वो आपस में कोऑपरेट कर सकें, कंसल्ट कर सकें और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, ताकि वो किसी भी प्रोजेक्ट पे या जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। जी, इसमें एक टर्म है ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर अलाउज मैनी यूजर्स or researchers to work on their projects by sharing the same domain of information online। अब ग्रुपवेयर में वो सेम डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है रिसर्चर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ग्रुपवेयर भी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का एक, आप कह सकते हैं, मॉडिफाइड टर्म इस्तेमाल की गई है। आल्सो परमिट्स द इंडिविजुअल्स टू कोलैबोरेट विद देयर कॉलीग्स टू वर्क ऑन कंपनी इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। आप चूँकि किसी कंपनी का काम कर रहे होंगे अगर एज अ टीम, तो वो उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन को ओवर द इंटरनेट जो है वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं और कोऑपरेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उस नेटवर्क पे काम किया जा सकता है। यूजर्स कैन आल्सो लिंक टू अदर इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स आउटसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में यूज़र जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कर सकते हैं। जी, information may reside on heterogeneous type of databases and may be made available using altogether different operating systems and it may be using different platforms। जैसे कि अभी मैंने पहले बात की थी कि ज़रूरी नहीं तमाम डिवाइसेस सेम मैन्युफैक्चरर की हों, ज़रूरी नहीं कि तमाम डिवाइसेस सेम वर्जन में हों, सेम वर्किंग में हों, डिफरेंट हो सकती हैं। हेटेरोजेनस टाइप की डेटाबेसेस हो सकती हैं और उन पे मुख्तलिफ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क कर सकते हैं। तो उसके बावजूद उन सबको आपस में कोलैबोरेट करवाना होता है, उनकी आपस में डिस्कशन करवानी होती है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करवानी होती है। तो ये सारी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के ज़रिए हो रही होती है। एज लॉन्ग एज द यूज़र्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर थ्रू अ कॉमन शेयरवेयर एंड दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, they will keep on working without any hassles and problems। अब अगर यूज़र सेम वर्क ग्रुप पे काम कर रहे हैं, सेम प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेयरवेयर उनका सेम होना चाहिए, तो वो उस पे काम कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ सकती। जैसे अगर आप किसी सोशल वेबसाइट की बात करें, फेसबुक की, तो आप उसको लैपटॉप पे भी ऑन कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन पे भी कर लेते हैं। अब उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, विंडोज़ हो सकती है, मैक ओएस इस्तेमाल हो सकता है, लाइनक्स, यूनिक्स, लेकिन वो सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो रही होती है। तो अगर आप सेम पेज पे काम कर रहे हैं तो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके प्लेटफॉर्म भी सेम हो। प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन चूँकि आप कॉमन शेयरवेयर पे वर्क कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उस पर काम करते रहते हैं। इनफैक्ट अ स्मार्ट सर्विस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटिंग। अल्टीमेटली ये बात दुरुस्त है, अगर आपको कॉमन शेयरवेयर मिल रहा है तो आपको डिवाइसेस सेम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म सेम रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वर्क कर सकते हैं और कंप्यूटिंग में इस रेवोल्यूशन ही कह सकते हैं कि आप एक ही जगह पे ना होने के बावजूद, एक ही सिस्टम यूज़ ना करने के बावजूद तमाम वर्किंग कर रहे हैं और प्रोसेसिंग चल रही है और आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं।
तो इसको हम रेवोल्यूशन ही काउंट करेंगे। जी, नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल एंड इट्स बेनिफिट्स। जी, ईमेल को हम सिंपली इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर लिंक्ड थ्रू वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पे मैसेज सेंड करना डायरेक्टली, इसको हम ईमेल कहते हैं। अब वो सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होने चाहिए, चाहे वो वायर्ड कनेक्शन में हो चाहे वो वायरलेस कनेक्शन में हो, तो उसको हम ईमेल कहते हैं। और ये ईमेल का एक साइन है, आपको इस तरह लेटर बना हुआ दिखाई देता है और उसके ऊपर आपको नंबरिंग शो हो रही होती है जितनी मेल्स आपको रिसीव हो रही होती हैं। जी, द सेंडर एंड रिसीवर मे बी सिटिंग इन द सेम बिल्डिंग और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब चूँकि आप ईमेल सेंड कर रहे हैं और दो सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल फ़ोन से ईमेल सेंड कर रहे हैं, अब आप सेम सिटी में करें, सेम रूम में करें या सेम कंट्री में या आउटसाइड योर कंट्री करें, आपकी मेल ट्रांसफ़र होती है। और अगर आप उसको सेंड कर रहे हैं तो आप सेंडर काउंट होंगे और जिसको रिसीव होनी है उसको हम रिसीवर कहते हैं। तो आप कहीं पे भी इस मेल को सेंड कर सकते हैं। दूसरा है works perfectly only if the intended receiver has an email facility to which the sender is connected। और ये बिल्कुल दुरुस्त काम करता है अगर रिसीवर के पास भी, मतलब जिसको आपने मेल सेंड करनी है उसके पास ईमेल फैसिलिटी मौजूद है, उसका ईमेल अकाउंट है और आपका भी है, तो आप उसको सिंपली मेल सेंड कर सकते हैं। जी, इट रीचेज टू मैनी पीपल विद द सेम मैसेज, reduces the paper flood and does not interrupt meetings as the ringing phone calls। अब बहुत सारे लोगों को आप एक ही वक्त में मैसेज सेंड कर सकते हैं, जैसे आप मल्टीपल मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड कर लेते हैं या फेसबुक पे सेंड कर लेते हैं ग्रुप बना के। इस तरह आप मेल भी मल्टीपल पर्सनस को एट द सेम टाइम सेंड कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, पेपर फ्लड रिड्यूस हो गया, पेपर पे आपने मैसेज नहीं भेजा, टाइम भी बचा। एंड डज़ नॉट इंटरप्ट मीटिंग्स एज द रिंगिंग फ़ोन कॉल्स, और फ़ोन कॉल्स की तरह ये मीटिंग्स को इंटरप्ट भी नहीं करता। आप मेल सेंड कर दें, जब यूज़र को रिसीवर अवेलेबल होगा, जब रिसीवर को अवेलेबिलिटी होगी, रिलैक्सेशन होगी, तब वो मेल को देख सकता है। अलाउज़ यूज़र्स टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। इसके ज़रिए आप टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। जी, ईमेल एंड इट्स बेनिफिट्स। This facility is mostly provided by some specialized websites which are called email servers। आप ईमेल अकाउंट अगर बनाते हैं तो आपको किसी ईमेल सर्वर की फैसिलिटी लेनी पड़ती है। ज़्यादातर आजकल जो है वो जीमेल इस्तेमाल हो रहा है, याहू, हॉटमेल एट्सेट्रा, ये सारे ईमेल सर्वर हैं जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना अकाउंट इनमें बना के मेल सेंड कर सकते हैं। जी, एंड इट वर्क्स प्योरली इन अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इसमें इसका प्रोसेस बताया हुआ है कि आप एज अ क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हैं इस फैसिलिटी को, और जो अवेलेबिलिटी है जीमेल, याहू, हॉटमेल वगैरह की, वो एज अ सर्वर है। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इसमें इस्तेमाल होती है, मतलब टोटल अथॉरिटी जो है वो सर्वर के पास होती है, क्लाइंट सिर्फ उस फैसिलिटी को यूज़ कर रहा है। जी, इसके बेनिफिट्स में क्या आएगा, ईमेल हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर अदर कम्युनिकेशन मेथड्स सच एज। पहला बेनिफिट इसका क्या है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद डिस्टेंस और द टाइम डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसमें फासले का कोई इशू नहीं है, सेंडर और रिसीवर के टाइम डिस्टेंस का कोई इशू नहीं होता। इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। चंद सेकंड में आपको जो आपने मेल सेंड किया है, ज़्यादातर तो उसी वक्त आपको मैसेज आ जाता है कि मेल सेंड, और अगर चंद सेकंड लगते हो तो उसके बाद आपको उसका मैसेज मिल जाता है कि मेल सेंड हो गई है और रिसीवर तक पहुंच गई है। इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, कॉलीग्स और बिजनेस एसोसिएट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर फिज़िकली लोकेटेड। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है कि आप अपने फ्रेंड्स से या कॉलीग से या बिजनेस एसोसिएट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उनके फ़िज़िकल लोकेशन का भी इशू नहीं है, कहीं पे भी हैं आप उनको डिजिटली मेल सेंड कर सकते हैं और आपका मैसेज आगे रिसीव हो जाता है। अब इसमें एक तो पेपर वर्क बचा, पेपर का यूजेज भी बचा और टाइम भी, और ये भी नहीं है कि पोस्टेज सेंड होने के बाद कब पहुंचेगी, ऐसा भी नहीं है।
इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स आपकी मेल जो है वो रिसीवर को रिसीव हो जाती है और सेंडर को उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाता है कि ये रिसीवर को रिसीव हो चुकी है। जी नेक्स्ट है, वी कैन सेंड लेटर्स, नोट्स, फाइल्स, डेटा एंड रिपोर्ट्स ऑल यूजिंग द सेम टेक्निक्स। Once we learn how to use the email program, everything is sent the same way. जब आप ईमेल सेंड करने का प्रोसेस सीख लेते हैं, जैसे आपने ईमेल अकाउंट बनाने का प्रोसेस सीख लिया, उसके बाद आपको उसमें ईमेल कंपोज करके सेंड करने का प्रोसेस पता चल गया, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप किसी भी वक्त किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब ईमेल में आप लेटर सेंड करें, नोट्स, फाइल्स, डेटा या रिपोर्ट्स कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं, वो ईमेल के ज़रिए सेंड हो जाता है डिजिटल फॉर्म में। जी, The recipient working on computer is not interrupted by the arrival of the email. It is put in his mailbox on the server and can be seen and worked upon later using the same email program. Recipient जिसको आपने मेल सेंड किया वो मेल से अपनी मीटिंग में या बिज़नेस वर्क में या किसी और जगह पे मसरूफ़ होने के बायस इंटरप्ट नहीं हो सकता। सिंपली उसके अकाउंट में वो मेल रख दिया जाता है जो कि सर्वर में स्टोर होता है। सर्वर वो होस्ट हैं जो आपको ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यूज़र जो है, जो रेसिपिएंट है, वो उसको किसी भी वक्त ओपन करके देख सकता है और ज़रूरी नहीं कि वो अपने ही डिवाइस पे उसको ओपन करे, वो किसी भी डिवाइस पे सेम प्रोग्राम यूज़ करते हुए, सेम अकाउंट यूज़ करते हुए मेल को रिसीव कर सकता है, देख सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है, क्योंकि वो सर्वर में स्टोर है, सिस्टम में स्टोर नहीं है, तो वो किसी भी डिवाइस में ओपन की जा सकती है। द यूज़र्स कंप्यूटर मे बी ऑफ व्हेन द मेल अराइव्स एंड विल स्टे इन द सर्वर एंड कैन बी रेड एनी टाइम। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यूज़र के पास अवेलेबिलिटी नहीं है या ऑफलाइन है या मसरूफ़ है, तो वो मेल वो सर्वर में स्टोर हो जाती है, सर्वर जो आपको फैसिलिटी दे रहा है जैसे कि जीमेल। उसके बाद यूज़र जब ऑनलाइन हो या जब फ्री हो, वो अपनी मेल को चेक कर सकता है और किसी भी वक्त उसको रीड करके रिस्पॉन्स कर सकता है। ईमेल्स आर नॉट अनोनिमस, दे always carry an address of the originator, so we are always sure about where it is coming from and where it is going to. ये एक बहुत सॉलिड बेनिफिट है इसका कि ईमेल जब भी सेंड किया जाता है तो उसमें ईमेल इंटेग्रिटी मौजूद होती है कि कौन उसको सेंड कर रहा है और किसको वो रिसीव हो रही है। सेंडर उससे इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उसी के ईमेल एड्रेस से जाएगा। ईमेल और रिसीवर भी इनकार नहीं कर सकता कि उसने रिसीव नहीं किया, क्योंकि उसका फ़ौरन मैसेज सेंडर को मिल जाता है कि आपका ईमेल आगे रिसीव हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था ईमेल एंड इट्स बेनिफिट्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ये कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है लेक्चर के स्टार्ट में। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।